अगली पाठशाला। चैप्टर है चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फौरन सुनवाई से इनकार क्यों कर दिया, और बैंक को शक हो गया और ट्रस्ट को क्यों नहीं हुआ। मतलब क्या आंख पर पट्टी बांधकर बैठे थे चंपत राय, और चढ़ावा चोरी के आरोपियों को नहीं अगर वकील कोई मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात। और किसने कहा चंपत राय को कि अयोध्या से निकल जाओ। और इन सब के बाद जो पॉलिटिक्स अभी हो रही है, हिंदुत्व की पिच पर इस वक्त अखिलेश जी शिफ्ट हो गए, तो योगी जी मथुरा वाला चैलेंज दे रहे हैं। रामलला के दरबार में चढ़ावा चोरी कांड को आज कितने दिन पूरे हो गए, कोई बता सकता है? 23 दिन। आज 23वें दिन चढ़ावा चोरी को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। इसके बारे में आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि 23 दिनों में यह मामला इतना बढ़ गया कि अयोध्या से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। आज सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई कि इस मामले में फौरन सुनवाई की जाए, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में फौरन सुनवाई से बिल्कुल इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इस मामले में फिलहाल जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई कि इस मामले की जांच कोर्ट की निगरानी में सीबीआई की एसआईटी से कराई जाए, मतलब सीबीआई से कराई। लेकिन अयोध्या की एंटी करप्शन कोर्ट ने चढ़ावा चोरी के 8 आरोपियों को कोई रियायत नहीं बख्शी। कोर्ट ने 8 आरोपियों को 14 दिन की फिर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब सवाल यह है कि अयोध्या पुलिस पर जो बार बार एक सवाल खड़ा हो रहा है कि अयोध्या पुलिस ने कोर्ट से 8 आरोपियों की रिमांड मांगी ही नहीं। क्यों नहीं मांगी? क्योंकि एसआईटी की जांच के आधार पर ही एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें 9 लोगों को आरोपी बनाया गया, 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन अब इस मामले की जांच में जुटी अयोध्या पुलिस ने आज कोर्ट में आरोपियों की रिमांड की कोई मांग ही नहीं की। पुलिस के इस फैसले पर लोग बहुत हैरान हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आरोपियों को सिर्फ जेल में रखने के लिए गिरफ्तार किया क्या? क्योंकि अदालत के आदेश के बाद अब सभी आरोपी 14 दिन के जेल में रहेंगे। इस दौरान पुलिस किसी आरोपी से पूछताछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस ने कोर्ट से कोई परमिशन ली ही नहीं। तो फिर अब बड़ा खुलासा भी सुन लीजिए, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले मैं कर रही थी। और यकीन मानिए, इन खुलासों को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि चढ़ावा चोरी कांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सर चकरा देने वाले सवाल खड़े हो रहे हैं। नया खुलासा क्या है? ट्रस्ट को भी पता था कि रामलला के चढ़ावा में चोरी हो रही है। जिस बैंक को चढ़ावे की रकम का मैनेजमेंट करने के लिए जोड़ा गया था, उसे भी मालूम था कि गड़बड़ी हो रही है। बैंक और ट्रस्ट दोनों के बारे में ये दावे सामने आ रहे हैं कि दोनों ने अपने अपने स्तर पर गड़बड़ी रोकने की कोशिश की। ये सब कुछ मालूम होते हुए भी बैंक और ट्रस्ट दोनों आंखें मूंद कर कैसे बैठे रह सकते हैं? आप लोगों के मन में ये विचार नहीं आया होगा? अब आपको एक और चीज समझ, आप देखिए कि रामलला को जो भी चढ़ावा चढ़ता है, उसकी गिनती जो है वो रोज 12 घंटे में होती है, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक। और ये गिनती कितने शिफ्ट में होती है? ये गिनती होती है 2 शिफ्ट में। मतलब ऐसे समझ लीजिए, सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे। ये पहली टीम है, ठीक है? यानी टीम 1, उसके पास ये 2 शिफ्ट में चढ़ावे की काउंटिंग होती थी। चढ़ावा गिना जाता 2 शिफ्ट में, ठीक है? अब दूसरी शिफ्ट आई है, मतलब फिर आ गया दोपहर को शिफ्ट चेंज हुई, 2 बजे से लेकर रात 8 बजे। ठीक है? हाँ, गिना जाता है। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक एक टीम गिनती, दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक दूसरी टीम गिनती। और इसीलिए क्या निकल कर आया? 40 दिन में 70 बार चढ़ावा चोरी करने का सबूत इसमें मिला है। यानी टिन्नू गैंग ने हर दिन 2 बार चढ़ावा चोरी का रूटीन बना लिया।
इसी से ये समझ में आया। 40 दिन में 70 बार, 40 दिन में 70 बार चोरी। और बकायदा शिफ्ट में चोरी होती थी, इसीलिए 40 दिन में 70 बार चढ़ावा चोरी के सबूत भी मिले हैं। यानी टिन्नू गैंग ने सब कुछ प्लान किया हुआ था। रामलला के चढ़ावे में ये जो गड़बड़ झाला चल रहा था, इस बात की भनक 3 महीने पहले ही एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लग गई थी। इसीलिए एसबीआई ने फौरन चढ़ावा की जो गिनती होती थी उनके कर्मचारियों को हटाने की सिफारिश कर दी। और इसके बाद आउटसोर्सिंग की गई कंपनी की। उन संदिग्ध कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया भी बाकायदा शुरू हो गई, लेकिन ट्रस्ट के पदाधिकारी चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारियों का बचाव करते रहे। और आउटसोर्सिंग ये जो कंपनी की गई थी, एक भी कर्मचारी को उस कंपनी से हटाने नहीं दिया। यानी सब कुछ जानते हुए भी ट्रस्ट ने अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, अविनाश और करुणेश शुक्ल को चढ़ावे की गिनती वाले काम से नहीं हटाया। एसबीआई ने इन सभी की भर्ती एक आउटसोर्स कंपनी के जरिए कराई थी। और मजे की बात यह है कि भर्ती बैंक ने कराई, आउटसोर्स एक तीसरी कंपनी ने किया, लेकिन सिफारिश ट्रस्ट के लोगों की चली। और इसीलिए आउटसोर्स करने वाली कंपनी ने उन्हीं लोगों को चुना जिनकी सिफारिश की गई थी और जो ट्रस्ट के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के रिश्तेदार और करीबी थे। और यह हम पहले भी बता चुके हैं। इतना सब कुछ जानकर एक बात तो साफ हो गई है कि ट्रस्ट के पदाधिकारियों को यह पता था कि चढ़ावा चोरी हो रही है, वो फिर भी चुप रहे। और जिसने क्लेंस करने की कोशिश की सिस्टम को, उसकी भी नहीं सुनी, बल्कि चढ़ावा चोरी करने वाले आरोपियों का ट्रस्ट संरक्षण करता रहा। क्योंकि अगर बैंक की सिफारिश ट्रस्ट ने मान ली होती तो चढ़ावा गिनने वाले सभी कर्मचारी हटा दिए गए होते और चोरी रुक जाती। ये तो ट्रस्ट का वो खुलासा। अब ट्रस्ट के बाद देखिए कि कैसे एसबीआई के अधिकारी भी आंख मूंद कर बैठे रहे, जबकि उन्हें 3 महीने पहले ही ये भनक लग चुकी थी कि चढ़ावा चोरी में गड़बड़ी हो रही है। अयोध्या पुलिस की जांच में पता चला कि टिन्नू यादव और गैंग के साथ एसबीआई के 2 कर्मचारी भी मिले हुए थे। एक का नाम तो रत्नेश चतुर्वेदी है और दूसरे का नाम गगनदीप बताया जा रहा है। ये दोनों चढ़ावे की काउंटिंग के दौरान निगरानी के लिए वहां पर मौजूद रहते थे। पता नहीं क्या करते थे। पुलिस को इन दोनों के खिलाफ ठोस सबूत मिल गए हैं, हमारे सूत्र बता रहे हैं। अब आप सोचिए, एसबीआई के अधिकारियों को यह भनक थी कि यहां चोरी हो रही है, कर्मचारी गड़बड़ी कर रहे हैं, लेकिन बैंक को यह भनक क्यों नहीं थी कि उसके भी 2 कर्मचारी उस प्रक्रिया के हिस्सा हैं? उनकी मिलीभगत के बगैर चढ़ावा चोरी संभव ही नहीं था। और बैंक ने अपने कर्मचारियों को हटाया क्यों नहीं, यह भी बड़ा प्रश्न। और यह जानकर और ज्यादा आप हैरान हो जाएंगे कि रामलला के दरबार में लूट का एक पूरा तंत्र विकसित करने की कोशिश हो रही थी। पूरा तंत्र। ट्रस्ट में बड़े पैमाने पर नियुक्तियों का भी खेल चल रहा था। सिफारिशों के आधार पर अपने अपने करीबियों को धड़ल्ले से नौकरी पर रखा जा रहा था। मैंने पहले भी आपको यहां न्यूज की पाठशाला में बताया था। बगैर पुलिस वेरिफिकेशन की नियुक्तियां कर दी। ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर ट्रस्ट ने नई गाइडलाइन जारी करने का फैसला किया है। अब जिन कर्मचारियों की नियुक्ति सिफारिश के दम पर हुई, उनके कामकाज की समीक्षा की जाएगी। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराकर स्क्रीनिंग की जाएगी। वाह भाई। अगले महीने 11 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक में यह फैसला ले लिया जाएगा कि ट्रस्ट में घुस चुके किन किन कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाना है। अब अयोध्या की यह लड़ाई सिर्फ कानूनी पिच पर नहीं है, जांच एजेंसियों के पिच पर नहीं है, अब पॉलिटिकल पिच पर भी भयंकर भिड़ंत हो रही है। जिस तरह से अखिलेश यादव चढ़ावा चोरी का मुद्दा छोड़ नहीं रहे हैं, उससे लग रहा है कि आगे भी लड़ाई बहुत तगड़ी होगी। एक बात साफ है, अगले साल यूपी चुनाव में अखिलेश यादव अयोध्या को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाएंगे और उसकी बुनियाद उन्होंने रख दी है। 2 दिन पहले अयोध्या से लेकर अखिलेश यादव ने एक नया संकल्प लिया। संकल्प क्या था? उन्होंने कहा, हम धर्म निष्ठा और सत्य निष्ठा के साथ ये संकल्प लेते हैं कि नई सरकार बनाकर अयोध्या को अनुपम अनुकरणीय धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करेंगे, सिया राम धाम के रूप में पुनर्स्थापित करेंगे।
अखिलेश के संकल्प पर बीजेपी ने निशाना साधा। क्या कह रही है बीजेपी? कि अखिलेश यादव अब यह एहसास कर चुके हैं कि राम के बगैर उनकी राजनीति या राजनीतिक नैया पार हो ही नहीं सकती। इसीलिए अखिलेश यादव चुनाव से 1 साल पहले अचानक अपनी पॉलिटिकल पिच बदल रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी जनता की नजर में धूल झोंकने के लिए तुष्टीकरण की पिच छोड़कर अब हिंदुत्व की पिच पर शिफ्ट हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश की इस बदलती विचारधारा पर कुछ कहा, वो मैं आगे बताऊंगी आपको, लेकिन पहले देखिए क्या वाकई अखिलेश यादव हिंदुत्व की पिच पर शिफ्ट हो गए? ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2013 में अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में हमारी बेटी उसका कल योजना चलाई थी। 10वीं पास करने वाली सिर्फ मुस्लिम और अल्पसंख्यक समुदाय की बेटियों को पढ़ाई या शादी के लिए 30,000 रुपए की मदद दी जाती थी। लेकिन अब वही अखिलेश यादव हैं जो 2026 में कह रहे हैं कि अब जो हमारे पंडित जी बोलेंगे ना, हम वही करेंगे। पंडित जी की मदद से 2012 में सरकार बनी थी और 2027 में भी बनेगी। 2013 में अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में वाराणसी के संकट मोचन मंदिर पर हमला करने वाले आतंकियों के खिलाफ केस वापस लेने की सिफारिश की और अब 2026 में वही अखिलेश जी जो जेठ के बड़े मंगलवार के दिन भंडारा कर रहे हैं, बजरंग बली की पूजा कर रहे हैं, तो बीजेपी हमलावर हो रही है। 2016 में अखिलेश यादव ने कुछ जिलों में मुहर्रम की वजह से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के वक्त और रूट पर पाबंदी लगा दी। तब हिंदू संगठनों ने अखिलेश पर अल्पसंख्यक समुदाय को तरजीह देने के आरोप लगाए थे। 2026 में अखिलेश यादव अभी कह रहे हैं कि श्री रामचरितमानस हमारी सौहार्दपूर्ण संस्कृति का संविधान है। मतलब बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि ये पिच कैसे बदली है। अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में कब्रिस्तान की 4 दीवारी के लिए 400 करोड़ का भारी भरकम बजट दिया था। शमशानों के लिए 227 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। अब वही अखिलेश जी इटावा में केदारेश्वर शिव मंदिर बनवाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी तंज कस रही है। 2024 में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद आज करीब 2.5 साल होने जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है अभी तक रामलला के दर्शन करने नहीं गए अखिलेश, लेकिन जब यूपी का चुनाव नजदीक आया तभी अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या जरूर जाएंगे। और इसीलिए जब अखिलेश यादव अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अयोध्या त्रेता युग का स्मरण करवा रही है। इसीलिए अखिलेश यादव के मुंह में पानी आने लगा है। आप खुद सुनिए। सवाल हमारे दर्शन का नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे जाने का अयोध्या, और ये कहने से थकते नहीं थे कि हम इतनी बार जा चुके हैं, हम इतनी बार दर्शन कर चुके हैं। वहां पर सोचिए उनके जाने के बाद भी उन्हें जानकारी नहीं मिली इस बात की। तभी तो कहावत बनी है, चिराग तले अंधेरा। मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है। अब राम मंदिर के चढ़ावा चोरी कांड ने हर सनातनी को गुस्से में तो ला दिया है। हर कोई मांग कर रहा है कि रामलला का धन चुराने का महापाप जिसने किया है उसे तो सख्त सजा मिले। और लोगों का यह गुस्सा आज अयोध्या में देखने को भी मिला, जब अयोध्या बार काउंसिल की बैठक में यह फैसला लिया गया कि चढ़ावा चोरी के आरोप में जेल भेजे गए पूरे टिन्नू गैंग का एक को केस कोई वकील नहीं लड़ेगा। अगर कोई वकील उन आरोपियों का केस लड़ना चाहता है तो उसे पहले 5 लाख रुपए वकील संघ के पास जमा करने पड़ेंगे। बार काउंसिल के फैसले के बारे में वकील कुछ कह रहे हैं, मैं चाहती हूं आप सुने। वो अभियुक्तों की ओर से वकालत नहीं करेगा। अगर अधिवक्ता वकालत करता है
तो इस संघ में सहयोग की धनराशि में 5 लाख रुपए वो प्रत्येक नाम से जमा करेगा। और आगे ये भी तय किया गया है कि ये चंपक राय, गोपाल राव और ये अनिल मिश्रा, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए 173 सीआरपीसी की कार्यवाही की जाएगी।